अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ने सोशल मीडिया के हवाले से हदायत दी हैं, बुशरा बीबी के हवाले से भी कुछ बातें शेयर की हैं और उसके साथ साथ शरीफ खानदान के हवाले से भी कुछ कहा है। ये तमाम तफसीलात आज के इस व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। 2024 के इलेक्शंस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में जो इलेक्शन लोग लड़ रहे थे, अब वो क्या कह रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब की सियासत को दफन कर दिया गया है, ये कौन कह रहा है, ये किसने कहा है, इंतहाई इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, ये भी आपसे शेयर करूंगा। कुछ इकोनॉमी के हवाले से खबरें हैं, कोशिश होगी कि आज के इस ब्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले आपने देखा कि गुज़िश्ता रोज से क्रिप्टो बिटकॉइन और वो हर जगह पे आपको नजर आ रहा है कि जी पाकिस्तान में अब बिटकॉइन खरीदेगा, बिटकॉइन रिजर्व बनाएगा, बहुत सारी इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन ये खबर सामने आप देख सकते हैं, जंग न्यूज की खबर है, क्रिप्टो करेंसी की कोई कानूनी हैसियत नहीं, वजारत खजाना और स्टेट बैंक। जी हाँ जी, एक तरफ हम पूरी दुनिया को जाके बता रहे हैं कि जी बिटकॉइन करना है तो ये करना है, बिटकॉइन माइनिंग होगी तो 2000 मेगावाट बिजली उसके अंदर जो है वो खर्च होगी और ये होगा और वो होगा। ये सामने आप देख सकते हैं। खबर की तफसील ये है कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना में वजारत खजाना और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंकशाफ किया है कि क्रिप्टो करेंसी के कारोबार पर मुल्क में पाबंदी आयद है और अभी तक इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। आगे हुकूमत अगर कोई फ्रेमवर्क बनाती है तो वो आगे की बात है, लेकिन इन्होंने अभी तक ना कानून बनाया ना फ्रेमवर्क तब्दील किया, अभी तक उस पर पाबंदी है, पर पूरी दुनिया में जाके ये बिटकॉइन कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें। और डॉन न्यूज भी इसी की जानिब इशारा कर रहा है, क्रिप्टो पॉलिसी इन डिसअरे एज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड मिनिस्ट्री जो है इंसिस्ट बैन इज स्टिल इन प्लेस। ये आप सामने देख सकते हैं। खबर की मैं थोड़ी सी तफसील भी आपको पढ़ के सुना देता हूं। Amid growing official promotion of Bitcoin adoption, both State Bank of Pakistan and Ministry of Finance on Thursday said that cryptocurrency remains banned in the country and all its transactions are illegal under current regulations. वो ये कह रहे हैं कि कल ही जब वो आपको यहाँ पे मीडिया पे खबर दिखाई जा रही थी कि वो नया एक बंदा आ गया और वो पूरी दुनिया को बता रहा है कि बिटकॉइन ये और वो, उसी वक्त कौमी असेंबली की कायमा कमेटी को यह बताया जा रहा था कि जनाब बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी तो अभी तक इलीगल है, उसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती पाकिस्तान के अंदर। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मौकिफ था, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मौकिफ था। अभी तक किसी कानून में कोई तब्दीली नहीं की गई, पर पहले ही जो है वो क्रिप्टो शुरू हो गया। पर एनीवे, अब देखते हैं जी क्रिप्टो से कितनी यहाँ पे डॉलर आएंगे, कितनी सरमायाकारी होगी, क्रिप्टो का कितना बड़ा हमारा रिजर्व बनेगा। इससे पहले भी इस तरह की बड़ी अच्छी खबरें आती रही। आपको याद होगा कि वो जेंट्री बीच साहब एक आए थे, वो बड़ी अच्छी खबर आई, यकीनन वो बड़ी सरमायाकारी अब तक ले आए होंगे, मैंने फॉलो अप नहीं किया। उसके बाद एक ओवरसीज पाकिस्तानी आए थे, उन्होंने 1000 अरब वो लेके आए थे, तो वो 1000 अरब भी आ चुका होगा। उससे पहले भी 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी आनी थी। जरदारी साहब का कोई फार्मूला था कि कितने 100 अरब डॉलर का फार्मूला तो उनका था। ये सारी चीजें आ गई हैं और अब बिटकॉइन के अंदर भी अरबों डॉलर की सरमायाकारी हो जाएगी और बिटकॉइन यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम अभी तक पाकिस्तान के अंदर जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें डील करना, उसकी ट्रांजैक्शन करना जो है वो इलीगल है। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कह रही है। और किसको बता रही है? वो अवामी नुमाइंदों को बता रहे हैं ऐवान के अंदर। मुझे आपको पूरी कौम को बार बार बताया जाता है कि जी वो एक नाड़ी को निकाल दिया था क्योंकि मैशत ठीक तरीके से नहीं चल रही थी, अभी मैशत बड़े बेहतरीन तरीके से चल रही है, ये भी हो गया वो भी हो गया, रोज इस किस्म की बातें की जाती हैं। लेकिन हालात क्या हैं ये सामने आप देख सकते हैं। डॉन न्यूज रिपोर्ट कर रहा है, पीटीवी रेडियो पाकिस्तान टोल्ड टू पे सैलरीज एंड पेंशंस बिफोर ईद। जो पीटीवी है उसके मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन ही नहीं मिल रही टाइम के ऊपर, और ये मसला बार बार उठाया जा रहा है। जो पेंशनर्स हैं वो बेचारे इतने तंग आए हुए हैं। अब ये उनको हदायत दी गई है कि जनाब इनकी ईद से पहले इनकी पेंशन दी जाए, इनकी तनख्वाह दी जाए। अगर आप इस खबर की तफसील देखें तो इसमें नेशनल असेंबली की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने कहा है कि जनाब ईद उल अजहा से पहले, बड़ी ईद से पहले पीटीवी के मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन दी जाए। अगर मजीद आप इसकी तफसील पढ़े, मैं थोड़ी सी आपको पढ़ के सुना देता हूं। रिगार्डिंग द डिले इन पेमेंट ऑफ सैलरीज, द पीटीवी ऑफिशियल्स टोल्ड द कमेटी दैट फंड्स वर डाइवर्टेड टू पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस एंड एक्विजिशन ऑफ इंटरनेशनल मीडिया राइट्स। वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे फंड्स कहीं और चले गए थे तो लिहाजा तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, इसलिए तनख्वाहें डिले हो रही हैं। तो भाई ये कौन सी मौशी तरक्की है कि जहां पे पाकिस्तान का आइकॉनिक एक इदारा है पीटीवी,
उसके मुलाजमीन को वक्त के ऊपर तनख्वाहें देने की मसला बना हुआ है और स्टैंडिंग कमेटी के अंदर हदायत दी जा रही है कि जी रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी जो है वो टाइम के ऊपर तनख्वाहें दें। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुआशी तरक्की का लेवल कहां पे है। आपको याद होगा एक वीडियो आई थी सोशल मीडिया पे, कोई नौशहरा में एक खातून कोई अफसर थी, वो एक रेडी वाले की कुछ चीजें फेंक रही थी और फिर खबर आई कि उनको वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। अब खबर ये आ रही है कि नौशहरा की तहसील जहांगीरा में गरीब रेडी बांध से बदसलूकी पर हटाई गई खातून टीएमओ शहाना सिकंदर को 20 रोज बाद दोबारा उसी पोस्ट पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने तैनात कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक हरकत नामुनासिब थी मगर बदनीति पर मबनी नहीं थी, इसलिए बहाल किया जाता है। जी हाँ जी, ये इमरान खान साहब की जहां पे हुकूमत है, जहां पे अली अमीन साहब की हुकूमत है, जहां पे गरीब बंदे के साथ ऐसा सलूक किया गया, उस खातून अफसर को दोबारा जनाब कुछ दिनों के बाद बहाल कर दिया गया और वो मुअत्तल भी या उसको उसके ओहदे से हटाया भी इसलिए गया था कि वो सोशल मीडिया पे चीज वायरल हो गई थी। अदरवाइज कौन पूछता है यहाँ पे किसी को। पर एनीवे, अगर आप किसी और सूबे पे तनकीद करते हैं तो पहले ये भी देख लें पीटीआई वाले कि उनके अपने सूबे में क्या हो रहा है। बाकी समड़ियाल में जनाब पीपी 52 में इलेक्शंस हो रहे हैं। वहां पे फाखर निशात गुम्मन साहब जो हैं उनका इंतखाबी निशान ढोल है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहां से उम्मीदवार हैं। आप देखते हैं कि वहां पे क्या होता है। हबीब अकरम साहब ने वहां पे जो सर्वे किया है उसके मुताबिक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आसानी से जीत जाएगी। अगर आप 2024 के इलेक्शंस भी देखें उसमें भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी तहरीक इंसाफ को तो 100 सीटें तो दूर की बात है, 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी और उनका कोई वोट ही नहीं पड़ेगा, उनका कोई इंतखाबी निशान ही नहीं है। लेकिन गुजरात में तहरीक इंसाफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने वाले आबिद रजा कोटला साहब ने यह कहा है कि 2024 के इलेक्शन में जब मैंने देखा कि मेरे भाइयों, माओं, बेटियों और बहनों ने इमरान खान को वोट दिया है तो मैंने खुश दिली से शिकस्त कबूल की और मैं शिकस्त कबूल करके घर चला गया। साजिश पीछे रह गई, मेरे सामने मेरे घर का वोट कास्ट हो रहा था। अगर फैसला इमरान खान साहब के हक में था तो मैंने उसको कबूल किया और उसको कबूल करके घर बैठ जाना मेरे लिए काबिल कबूल था। ये आबिद रजा कोटला साहब ने कहा है कि मेरे अपने कोटला के जो इलाका है वहां पे मेरी माओं, बेटियों, बहनों, मेरे गांव के लोगों ने, मेरे अजीजों कारब ने, मैंने खुद देखा कि उन सब ने जो है वो इमरान खान को वोट दिया। अगर ये उनका फैसला है तो मैं इसको खुश दिली से कबूल करता हूं। ये वो शख्सियत है जिसने तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। और ये जो अभी एक यौम तकबीर की एक तकरीब हो रही थी और उस तकरीब के दौरान उन्होंने खिताब करते हुए ये बताया कि जनाब कि कैसे वहां से तहरीक इंसाफ जीती है, लेकिन फिर किसको किधर किधर जितवाया गया, क्या कुछ हुआ, वो भी एक तारीख का हिस्सा है। तो जनाब ये अब उनके जो मुखालफीन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी ये मान रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन में लोगों ने इमरान खान को वोट डाला। हमारे घरों से भी जी लोगों ने इमरान खान साहब को वोट डाला। दूसरी तरफ हुकूमत बन गई, किसकी हुकूमत बन गई? हुकूमत बन गई नून लीग की और पीपल्स पार्टी की। और कहा गया कि जनाब वो नवाज शरीफ, पहले तो ये कहा गया कि नवाज शरीफ साहब तीसरी दफा वजीर आजम बनेंगे, लेकिन वो तीसरी दफा वजीर आजम तो नहीं बने, उनकी बेटी बन गई वजीर आला, उनके भाई बन गए वजीर आजम। इस हवाले से हफीजुल्लाह नियाजी साहब जो हैं वो कोई नवाज शरीफ के बहुत बड़े नाकिद नहीं है, वो इमरान खान साहब के बहुत बड़े नाकिद हैं। उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कहते हैं शहबाज शरीफ इक्तदार में हैं, नवाज शरीफ की सियासत चल रही है, लानत है ऐसी सियासत पे। ये हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि मेरे अल्फाज का मकसद किसी की तहजीक करना या खुदा ना खास्ता किसी का जो है दर्जा कम करने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं हालात के ऊपर ये बात कर रहा हूं कि लानत है ऐसी सियासत के ऊपर, क्या सियासत ऐसे चलती है। उन्होंने आगे ये फरमाया कि एक लाश की तरह वो फिर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ एक लाश की तरह फिर रहे हैं। एक डील करके सारी सियासत को दफना के रख दिया, एक डील करके सारी सियासत जो है वो दफना दी गई, दफना के रख दी गई। तो वो उन्होंने ये कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की सियासत चल रही है, वो किसी और ही दुनिया में रह रहे हैं। एक डील हुई और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की सियासत दफना दी गई है और नवाज शरीफ साहब एक सियासी लाश की तरह घूम फिर रहे हैं। ये हफीजुल्लाह नियाजी साहब कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं मुझे दुख होता है इस चीज का। बाकायदा उन्होंने कहा मैं ये दुख से ये बात कर रहा हूं। और यहां पे कुछ लोग कहते हैं जनाब के सियासत तो घूमी उनके आगे पीछे रही है। इमरान खान साहब ने सोशल मीडिया के हवाले से क्या हदायत दी हैं उस पर मैं आता हूं, लेकिन इमरान खान साहब की जो ट्वीट है उसमें से कुछ चीजें मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। गुज़िश्ता रोज उनके अकाउंट से ये ट्वीट की गई। ये वो चीजें हैं जो इमरान खान साहब ने जो लोग उनसे मिलने गए थे, उनके वकला और दीगर लोग उनको बताई और वो चीजें फिर ट्वीट की गई। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे 2 साल पहले कहा गया कि 3 साल के लिए पीछे हट जाओ
और मौजूदा निजाम को चलने दो, लेकिन मैं किसी यजीद के कहने पर 3 साल तो क्या 3 मिनट भी खामोश नहीं रहूंगा। ये वही चीज है जो मैंने पहले भी आपसे शेयर की है, बार बार शेयर कर चुका हूं कि इमरान खान साहब को जो बुनियादी तौर पे डील ऑफर हो रही थी, वो डील यही है कि आप खामोश हो जाएं, इस निजाम को चलने दें। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ था, और काफी दिन पहले एक व्लॉग के अंदर मैंने ये चीज आपसे शेयर की थी कि कुछ सहाफी हम बैठे हुए थे इमरान खान साहब के साथ जमान पार्क में, और उस वक्त भी इमरान खान साहब ने कहा था, और उस वक्त वो सारा सिस्टम चल रहा था, और उस वक्त भी इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे अभी भी ऑफर की जा रही है कि आप मुल्क से चले जाएं, खामोश हो जाएं 2-3 साल के लिए, और उसके बाद दोबारा जो है चीजें बेहतर हो जाएंगी। ये उस वक्त भी खान साहब ने 1-2 लोगों के सामने ये चीज शेयर की थी, और यकीनन और लोगों के सामने भी ये चीज शेयर की गई होगी। अब दोबारा जेल के अंदर भी उनको यही ऑफर की जा रही है कि जी आप खामोश हो जाएं कुछ अरसे के लिए बकौल इमरान खान साहब के, और इस निजाम को चलने दें तो मामला जो है वो दुरुस्त हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जी मुझ पर 26वीं तरमीम को कबूल करने के लिए जोर डाला जा रहा है, लेकिन मेरी जदोजहद ही कानून की हुक्मरानी के लिए है। 26वीं आईनी तरमीम ऐन इसके मुनाफी है, उसको कभी कबूल नहीं करूंगा। मुझसे 9 मई के ऊपर माफी मांगने का मुतालबा किया जाता है, मगर माफी वो लोग मांगे जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज चोरी की, जिन्होंने औरतों की इज्जत को पामाल किया, लोगों के घरों का तकद्दुस बर्बाद किया, हजारों सियासी वर्कर्स को जेलों में डाला, कुबत खानों में डाला, बेगुनाह लोगों को शहीद किया। 9 मई के केसेस की 1 घंटा भी अगर मेरिट पर समात हो तो तमाम केसेस खत्म हो जाएंगे। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब इंसाफ के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो फिर तो हमने पुरअमन एहतजाज ही करना है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में कानून मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुका है, यहाँ औरतों की भी इज्जत महफूज नहीं। मेरी अहलिया बुशरा बेगम सिर्फ सहूलतकारी के इल्जाम में 14 माह से कैद तनाही में है, हालांकि उन पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। अब बुशरा बीबी के हवाले से जो इमरान खान साहब ने बात की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले दिनों बुशरा बीबी की तबीयत खराब हो गई, गर्मी बहुत ज्यादा थी, वो जेल में बेहोश हो गई। मुतअद्दिद सोर्सेज ने ये बाहर आके इस खबर को रिपोर्ट किया है। आप इमेजिन करें कि किसी और सियासी जो बड़े बड़े खानदान हैं, उनकी किसी खुदा न खास्ता खातून या किसी उनकी लीडर के साथ इस किस्म का सलूक होता जो बुशरा बीबी के साथ हो रहा है। क्या यहां पे यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, उन पे इल्जामात लगते रहे, दीगर मोअज़्ज़िज़ वज़ीर आज़म थे, उन पे इल्जामात लगते रहे। क्या उनकी बीवियों को ऐसे पकड़ा गया? क्या उनकी बीवियों के साथ ऐसा सलूक किया गया जो बुशरा बीबी के साथ किया जा रहा है? आप खुद ही मुझे बता दें, कोई नजीर उसकी मिलती है? भुट्टो की बीवी के साथ भी ऐसा सलूक नहीं किया गया, नुसरत भुट्टो साहिबा के साथ भी, मतलब कि इस हद तक चीजें नहीं गई। बाकी उन्होंने भी बहुत सारी मुश्किलात बर्दाश्त की, लेकिन यहाँ पे बुशरा बीबी को जेल में रखा हुआ है, और इस किस्म की खबरें आती हैं कि जी कभी उनकी तबीयत दुरुस्त नहीं है, कभी वो बेहोश हो जाती हैं, और गर्मी की वजह से। आप देख लें कितने लोग इस पे बात करते हैं, वो बड़ी बड़ी ख्वातीन की चैंपियंस जो हैं, और जिनको पिछले दौरे हुकूमत में बड़ा नजर आ जाता था कि जी वो ख्वातीन की हरासगी हो गई, ये हो गया, वो नहीं होनी चाहिए। मैं उसका बहुत मुखालिफ हूं, और मैंने कभी भी खुदा ना खास्ता गैर शाइस्ता किसी भी बात का ना सपोर्ट किया, ना मैं कहता हूं कि कोई ऐसी बात हो। लेकिन कितना बड़ा आपको तजाद नजर आता है। क्या बुशरा बीबी खातून नहीं है? क्या उसके साथ जो सलूक किया जा रहा है वो मुनासिब है सिर्फ इसलिए कि उसके हस्बैंड जो है वो वजीर आजम थे? भाई अगर कोई कसूर है तो वो तो वजीर आजम का कसूर होगा। बुशरा बीबी के पास कौन सा इख्तियार था? लेकिन उसके बावजूद उनको अंदर रखा हुआ है, और वो उसी चीज का जिक्र इमरान खान साहब भी कर रहे हैं। इसी तरह उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा का भी जिक्र किया। उन्होंने ये भी बताया कि वो कैंसर सर्वाइवर हैं, और उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है। उन्होंने अपनी बहनों का भी जिक्र किया जिनकी उम्रें 65 से 70 साल के दरमियान है। हाई कोर्ट के हुक्म पर जेल में वो मुझसे मिलने आती हैं, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जाता, मगर एक अफसर जो है वो रोक देता है। वही उन्होंने खान साहब ने दोबारा अपनी ट्वीट के अंदर इस चीज का जिक्र किया। जंगल के कानून का ये आलम है, और बहुत सारी इस तरह की और बातें भी उन्होंने कही। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी उन्होंने काफी बातें की, और बताया कि कैसे पूरे इस निजाम को मफलूज कर दिया गया है। उन्होंने काजी फाइज ईसा का नाम लेके दोबारा इमरान खान साहब ने तनकीद की कि पहले काजी फाइज ईसा के जरिए पाकिस्तान में फस्तायत जारी थी, अब 26वीं तरमीम के जरिए जुल्म को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। अगर आज अदलिया तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़ी नहीं होगी तो उनका नाम भी जस्टिस मुनीर और जस्टिस काजी के साथ लिखा जाएगा, जो हमेशा तारीख में मुजरिम ही रहेंगे। तो वो जस्टिस मुनीर का बहुत ज्यादा जिक्र होता था, अब जस्टिस मुनीर के साथ जस्टिस काजी का भी जिक्र होता है। जहां पे कोई भी कोई जिक्र करे जस्टिस मुनीर का, तो साथ काजी साहब का भी जिक्र होता है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपने वकला को हिदायत दी है कि वो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन वगैरह करें। शरीफ खानदान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि शरीफ खानदान NRO लेने का आदी है, 2 मरतबा पहले
एनआरओ लिया और अब इलेक्शन चोरी करके कौम पर मुसल्लत हैं। इस मुल्क को कभी भी ऐसे लोग ऊपर नहीं लेकर जा सकते। SIFC बना लें या कोई और कुलिया आजमा लें, कौम सिर्फ तभी ऊपर जाती है जब वो आज़ाद हो और हुक्मरान इखलाकी तौर पर मजबूत हों। उन्होंने संबड़ियाल के इलेक्शन का भी जिक्र किया कि सब लोग जनाब उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, वोट डालें। उन्होंने पार्टी की जो तंजीम साजी हो रही है उसमें आलिया, हमजा और चारों रीजन्स के सदूर को शामिल किया जाए, इस हवाले से भी उन्होंने हदायत दी। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा तहरीक इंसाफ के लिए खुसूसी पैगाम है कि जंग हमेशा बाहर वालों से होती है। मेरा तमाम पार्टी और सोशल मीडिया को पैगाम है कि अपनी तनकीद का निशाना अपने लोगों को ना बनाएं, इससे हमारे बयानिए को नुकसान होता है। हमें सारी तवज्जो फस्ताई कुव्वतों के खिलाफ मरकूज रखनी चाहिए ताकि इस अंधेरी रात का जल्द से जल्द खात्मा हो सके। तो काफी सारी बातें अपनी ट्वीट के अंदर इमरान खान साहब ने कही हैं, उसका मुख्तसर मैंने आपको बता दिया है। शरीफ खानदान के NRO का जिक्र किया, फिर इमरान खान साहब जिस तरीके से जेल काट रहे हैं उसका भी जिक्र होता है। और वो इमरान खान साहब खुद नहीं, दीगर लोग भी करते हैं। जावेद हाशमी साहब ने कहा है कि जी मैंने भी अडयाला जेल काटी भी है। उन्होंने कहा कि मैं भी अडयाला में 3-4 साल रहा हूं। जितनी सख्ती इमरान खान पर हो रही है इतनी सख्ती तो भुट्टो के साथ भी नहीं हुई। इमरान खान दुनिया से कटा बैठा है, यानी किसी से मुलाकात नहीं करने दी जाती। जब दिल होता है मुलाकात करवाई जाती है, जब दिल होता है मुलाकात नहीं करवाई जाती। तो इस सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब जेल काट रहे हैं और जिस तरह फिर मैंने बुशरा बीबी का जिक्र किया वो भी आपके सामने है। आखिर में 2 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें। एक तो अफगान वजीर खारजा जो है वो जल्द 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। आपने देखा कि चाइना में भी पाकिस्तान के वजीर खारजा की अफगान वजीर खारजा से मुलाकात हुई। पिछले दिनों ही हमने एक ये खबर भी सुनी कि एक अफगान जो ऑफिशियल हैं उन्होंने लोगों को कहा कि आपको पाकिस्तान में जाके हमले नहीं करने चाहिए, वो लोग मुजाहिद नहीं है जो इस तरह जाके अमीर के हुक्म के बगैर दूसरी जगहों पे जाके इस किस्म की कार्रवाइयां करते हैं। तो एक शिफ्ट आपको उनकी पॉलिसी के अंदर नजर आ रहा है। ऑल्दो के हालिया जो भारत के साथ हमारी जंग हुई जिसमें हमने भारत को बदतरीन शिकस्त दी, उसमें तासुर ये था कि शायद अफगानिस्तान उनकी साइड पे है, इसराइल उनकी साइड पे है, और इस किस्म की बातें कुछ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने, हुकाम ने भी की। लेकिन अब लगता ऐसे है कि कुछ चीजें तब्दील हो रही हैं। अच्छी बात है, अफगानिस्तान हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, हमारा हमसाया है, दरीना हमारे उनसे ताल्लुकात हैं। खुसूसन जो अफगान तालिबान हैं उनसे तो हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। उनकी हुकूमत को सबसे पहले हमने तस्लीम किया। इमरान खान साहब ने यहाँ पे OIC का वो पूरा बड़ा इजलास बुलाया और जिस तरीके से जब वो उनकी हुकूमत बनी पाकिस्तान ने हर मुमकिन सपोर्ट की और पाकिस्तान पे इल्जामात भी लगते रहे। तो इसमें अगर कोई पेशरफ्त होती है, दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर होते हैं, तो मेरे ख्याल में खित्ते के लिए बेहतर है, दोनों ममालिक के लिए भी बेहतर है। आखिर में जो चीज मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो जनाब ये आप देख सकते हैं कि मैं गया आज बरखा दत्त के ट्विटर अकाउंट पे और मैंने सर्च किया। अभी भी बरखा दत्त के जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है, वो जो ट्वीट अभी भी वहां पे मौजूद है, ब्रेकिंग, A Pakistani pilot is in Indian custody. More details awaited. This is as India thwarts multiple missile and drone attacks. तो अभी भी वो जो पाकिस्तानी पायलट है वो बरखा दत्त की कस्टडी में होगा, इसलिए कि वो इंडिया की कस्टडी से तो अभी तक कोई पायलट नहीं निकला। लेकिन इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस जंग के दौरान क्या क्या झूठ बोले गए भारतीय मीडिया की जानिब से, भारतीय सहाफियों की जानिब से, और जमीन पे क्या हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया उसको रिपोर्ट कर रही है। लेकिन बरखा दत्त का जो पायलट है वो अभी भी उन्होंने पकड़ के वहां पे रखा हुआ है और अभी भी उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये चीजें मौजूद हैं। और अब मैं देखता हूं बहुत सारे पॉडकास्ट के अंदर उधर के संजीदा लोग वो अपने लोगों को बुरा भला कह रहे हैं कि भाई ये क्या बात है कि आप जी कराची तबाह हो गया। अब इसमें हुआ ये कि मेरी इंटरनेशनल मीडिया से भी बात हो रही थी, कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के एक रीजनल हेड विजिट कर रहे थे पाकिस्तान, तो उनसे भी इसी चीज के ऊपर बात हो रही थी कि किस तरीके से दोनों ममालिक ने जो है इसको जंग लड़ी, कैसे पाकिस्तान ने बेहतरीन तरीके से जनाब उनकी ठुकाई भी लगाई। और दूसरा फिर जो मीडिया की कवरेज थी कि वो इंटरनेशनल मीडिया को, जब भारतीय मीडिया से खबर आती थी कि कराची तबाह हो गया, उनके जो अपने नुमाइंदे यहाँ पे होते थे वो उनसे पूछते थे, वो कहते थे कुछ भी नहीं है। खबर आई जी इस्लामाबाद में ये हो गया, उन्होंने कंफर्म करने के लिए अपने ब्यूरो में पूछा, उन्होंने कहा जी इधर तो कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से डिफरेंट जगहों पे तो इतने बुरे तरीके से वो डिस्क्रेडिट हुआ इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट।
और फिर वो उधर भी ये तासुर था कि ये गवर्नमेंट के कहने पे सारा झूठ बोला जा रहा है। इंडियन गोदी मीडिया जो है वो मोदी साहब के कहने के ऊपर सारी ये बातें कर रहा है। फिर कुछ जो सो कॉल्ड जो क्रेडिबल जर्नलिस्ट थे, बरकत जैसे, उन्होंने भी इस किस्म की भोंडी खबरें दी। उधर से जब चेक करवाया इंटरनेशनल मीडिया ने इंडिया से कि कोई ऐसी चीज है, उनका जी कोई ऐसी चीज नहीं है। तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ भारत को, मिलिटरीली नुकसान तो हुआ ही हुआ। वो तो जो उनको, मैं नहीं कहूंगा, मुनासिब नहीं लगता कि उनको जो जूते पड़े, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो उनको शिकस्त हुई वो तो हुई, लेकिन उसके साथ साथ उनकी क्रेडिबिलिटी ऐसे डेंट हुई है कि इससे निकलना उनके लिए आसान नहीं होगा। और अब सफारती महाज पे पाकिस्तान को जो है वो अपना मुकदमा तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए और प्रेशर जो है उसमें कमी नहीं लानी चाहिए। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।